आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ऐतिहासिक मामले पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं जिसने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की शक्ति की जो लक्ष्मण रेखा है उसे हमेशा के लिए खींच दी। हम बात करें 1994 के एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले की। बिल्कुल। जी क्या हो अगर केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दे क्योंकि वो उनकी पार्टी की नहीं है। ये मामला इसी सवाल का जवाब है। सही कहा। ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र के बड़े बग को ठीक करने की कहानी है। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है संविधान का अनुच्छेद 356। बिल्कुल। और इस किरदार को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये अनुच्छेद असल में केंद्र सरकार को एक कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बटन देता है। इमरजेंसी बटन। हाँ, मतलब संविधान बनाने वालों ने इसे इसलिए बनाया था कि अगर किसी राज्य में सरकार बिल्कुल ही काम ना कर पाए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए, तो केंद्र दखल दे सके। अच्छा, मतलब एक तरह का सेफ्टी मेजर। हाँ, एक सेफ्टी मेजर। लेकिन ये बटन था तो इमरजेंसी के लिए, पर इस्तेमाल होने लगा पॉलिटिकल सहूलियत के लिए। एसआर बोम्मई केस इसी मनमाने इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक लगाने की कहानी है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे अदालत ने इस बेहद शक्तिशाली हथियार को एक संवैधानिक ताले के अंदर बंद कर दिया। बिल्कुल। चलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। साल था 1989 और जगह थी कर्नाटक। एसआर बोम्मई वहां के मुख्यमंत्री थे, जनता दल की सरकार चला रहे थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर भारतीय राजनीति में होता है, पार्टी के अंदर कुछ खींचतान शुरू हो गई। और इसे खींचतान का फायदा उठाते हुए उस समय के जो राज्यपाल थे उन्होंने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज दी। एक रिपोर्ट? उसमें क्या था? उस रिपोर्ट का सार ये था कि कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद बोम्मई सरकार अल्पमत में आ गई है। मतलब उनके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है। अच्छा। और बस इसी एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया और बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात समझनी है। मतलब विधानसभा में कोई वोटिंग नहीं हुई? नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, मैं इसे सदन में साबित करने को तैयार हूं। लेकिन राज्यपाल ने सिर्फ कुछ चिट्ठियों और अपनी राय के आधार पर मान लिया कि सरकार गिर गई। यही तो इस पूरे मामले की जड़ है। और सरकार सच में गिरा दी गई। कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। बहुमत का फैसला विधानसभा में नहीं बल्कि राजभवन के एक बंद कमरे में हो गया। कमाल है। बोम्मई कहते रहे कि मुझे मौका दो, मैं सदन में अपना बहुमत साबित करूंगा, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। ये तो बहुत अजीब है। और जैसा आपने शुरू में बताया, यह सिर्फ कर्नाटक की कहानी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया था, है ना? हाँ, यही बात इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाती है। उसी दौर में नागालैंड और मेघालय में भी सरकारें बर्खास्त की गईं। अच्छा। और बाद में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी शासित 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को भी इसी अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया गया। वहां क्या कारण दिया गया? वहां कहा गया कि ये सरकारें सांप्रदायिकता को रोकने में नाकाम रहीं। तो मतलब एक तरफ बहुमत न होने के शक पर सरकारें गिर रही थीं और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के नाम पर। जी। ऐसा लग रहा था जैसे अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार के हाथ में एक ऐसा औजार बन गया है जिससे वो किसी भी विपक्षी राज्य सरकार पर नकेल कस सकती है। बिल्कुल। और जब बोम्मई का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा तो अदालत ने इन सभी मामलों को एक साथ जोड़ लिया। अदालत समझ गई कि ये मुद्दा सिर्फ एसआर बोम्मई की कुर्सी का नहीं है बल्कि भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते के भविष्य का है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत बड़े और बुनियादी सवाल थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला था। सही बात है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि क्या राष्ट्रपति का ये फैसला आखिरी है? क्या अदालत इसमें दखल दे भी सकती है या नहीं? यही सबसे पहला और सबसे अहम सवाल था। सरकार की दलील थी कि ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है जो उनकी संतुष्टि पर आधारित है और इस पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। मतलब इसे कानूनी भाषा में न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने की बात थी। एकदम सही, यही शब्द है, न्यायिक समीक्षा। सवाल यही था, अगर जवाब नहीं होता तो इसका मतलब केंद्र सरकार के हाथ में एक असीमित शक्ति आ जाती। और दूसरा बड़ा सवाल था कि आखिर बहुमत का फैसला होगा कहां? क्या राज्यपाल की रिपोर्ट को ही अंतिम सत्य मान लिया जाएगा? यानी असली लड़ाई इस बात पर थी, राजभवन बनाम विधानसभा। बिल्कुल। सरकार का भविष्य कौन तय करेगा, एक मनोनीत व्यक्ति या जनता के चुने हुए सैकड़ों प्रतिनिधि? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए 9 जजों की एक बहुत बड़ी बेंच बैठी। जब भी कोर्ट इतनी बड़ी बेंच बनाती है
तो ये संकेत होता है कि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हाँ, पूरा देश देख रहा था कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और फिर 11 मार्च 1994 को वो ऐतिहासिक फैसला आया। एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अदालत ने एक एक करके उन सभी रास्तों को बंद किया जिनका इस्तेमाल अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के लिए हो सकता था। तो चलिए उन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उस बड़े सवाल का क्या हुआ? क्या अदालत दखल दे सकती है? अदालत ने बहुत ही मजबूती से कहा, हाँ, हम दखल दे सकते हैं। यह फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि कोई उनकी व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। ये संतुष्टि तर्क और प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। मतलब अब सरकार को कोर्ट में ये साबित करना होगा कि उनके पास राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ठोस और जायज कारण थे। बिल्कुल। अब आप ये कहकर नहीं बच सकते थे कि ये हमारा फैसला है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। अब उन्हें अपना पूरा होमवर्क कोर्ट के सामने रखना था। और अगर कारण बेबुनियाद निकले तो अदालत उस फैसले को रद्द कर सकती है। और इसके बाद आया दूसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, फ्लोर टेस्ट। हाँ, फ्लोर टेस्ट। अदालत ने कहा कि किसी भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला करने की एकमात्र संवैधानिक जगह विधानसभा का पटल है। एकमात्र और कोई नहीं, न राष्ट्रपति, न राज्यपाल, न ही कोई और। ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसने राज्यपाल की व्यक्तिगत राय को खत्म करके एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया स्थापित कर दी। ये तो ऐसा है जैसे क्रिकेट मैच का फैसला कौन करेगा, मैदान पर मौजूद अंपायर या ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देख रहा कोई और। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अदालत ने कहा कि फैसला मैदान पर ही होगा। बिल्कुल, विधानसभा ही वो मैदान है जहां हार जीत का फैसला होगा। राज्यपाल कुछ विधायकों से अपने दफ्तर में मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि कप्तान के पास टीम का समर्थन है या नहीं। उन्हें सदन में विश्वास मत का सामना करना ही होगा। इस एक नियम ने भविष्य में होने वाली कई सरकारों को गिरने से बचाया। वाकई। अच्छा, एक और भारी भरकम शब्द इस फैसले से जुड़ा है, संघवाद और संविधान का मूल ढांचा। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। मूल ढांचा का मतलब है संविधान के वो हिस्से जो इतने जरूरी हैं कि संसद भी उन्हें कानून बनाकर बदल नहीं सकती। अदालत ने कहा कि संघवाद यानी फेडरलिज्म, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाता है, वो संविधान का मूल ढांचा है। अगर मैं इसे और आसान भाषा में समझूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अदालत ने कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई सल्तनत नहीं जिसके अधीन सूबे हों? एकदम सही समझा आपने। राज्य केंद्र के मातहत नहीं बल्कि संवैधानिक भागीदार हैं, और इस भागीदारी को केंद्र अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल, यही मतलब है। इस एक सिद्धांत ने राज्यों को एक संवैधानिक कवच दे दिया। ये सिर्फ किसी मुख्यमंत्री की सरकार बचाने के बारे में नहीं था, ये राज्यों के अस्तित्व और उनकी स्वायत्ता को बचाने के बारे में था। और शायद इसी से जुड़ा चौथा सिद्धांत और भी शक्तिशाली था। हाँ बिल्कुल। अदालत ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया है तो कोर्ट न सिर्फ उसे रद्द करेगा, बल्कि वो बर्खास्त की गई सरकार को वापस बहाल भी कर सकता है। रुकिए, क्या मतलब? कोर्ट किसी बर्खास्त मुख्यमंत्री को वापस कुर्सी पर बिठा सकता है जिसे केंद्र सरकार ने हटाया हो? जी हाँ। ये तो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ये शक्ति अदालत ने अपने पास रखी और इसका इस्तेमाल बाद के सालों में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे मामलों में हुआ भी है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा निवारक था। अब केंद्र सरकार को पता था कि अगर उनका फैसला कोर्ट में गलत साबित हुआ तो न सिर्फ उनकी किरकिरी होगी, बल्कि उनकी पूरी कार्रवाई पलट दी जाएगी और वही सरकार वापस सत्ता में आ जाएगी जिसे उन्होंने हटाया था। जी। ये तो वाकई एक गेम चेंजर था। और राज्यपाल की भूमिका के बारे में क्या कहा गया? अदालत ने साफ किया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट नहीं हैं। वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनका कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष होकर संविधान की रक्षा करें। उनकी रिपोर्ट कोई अंतिम सत्य नहीं है और उसकी भी न्यायिक जांच हो सकती है। तो कुल मिलाकर अदालत ने अनुच्छेद 356 के चारों तरफ एक मजबूत संवैधानिक बाड़ लगा दी। लेकिन इन सब सिद्धांतों का जमीन पर क्या असर हुआ? क्या सच में कुछ बदला? बहुत कुछ बदला। सबसे सीधा असर तो आंकड़ों में दिखता है। 1994 में बम्बई फैसले से पहले के 44 सालों में 90 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 90 से ज्यादा बार? जी। लेकिन फैसले के बाद के लगभग 30 सालों में ये संख्या बहुत कम हो गई है।
ये दिखाता है कि इसका दुरुपयोग काफी हद तक रोका है। तो ये एक तरह से केंद्र सरकारों के लिए एक लक्ष्मण रेखा बन गया, जिसे पार करने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा असर सहकारी संघवाद पर हुआ। राज्यों को ये सुरक्षा मिली कि उनकी चुनी हुई सरकारों को मनमाने ढंग से नहीं गिराया जा सकता। इससे केंद्र राज्य संबंधों में एक नया आत्मविश्वास और संतुलन आया। हाँ, इसने इस विचार को मजबूत किया कि एक मजबूत भारत के लिए मजबूत केंद्र के साथ साथ मजबूत राज्य भी उतने ही जरूरी हैं। और इससे कार्यपालिका यानी सरकार की जवाबदेही भी तो तय हुई होगी। निश्चित रूप से। ये तीसरा बड़ा प्रभाव था। इस फैसले ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत किया। न्यायपालिका ने कार्यपालिका को उसकी संवैधानिक सीमाओं में रहने के लिए मजबूर किया। तो अब सरकार अपने राजनीतिक फैसलों के लिए संसद के साथ साथ न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह हो गई। सही कहा। संक्षेप में इस फैसले ने एक ऐसे राजनीतिक हथियार को जो लगभग बेलगाम हो चुका था, उसे वापस संविधान के अनुशासन में ला दिया। तो एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला सिर्फ एक कानूनी केस स्टडी नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के विकास की एक अहम कहानी है। इसने अनुच्छेद 356 को राजनीतिक सहूलियत के एक औजार से बदलकर एक संवैधानिक सेफ्टी वाल्व बना दिया, जिसका इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में न्यायिक निगरानी में ही किया जा सकता है। ये सच है। इस फैसले ने एक मजबूत सुरक्षा कवच तो बनाया, लेकिन राज्यपाल की भूमिका, उनके संवैधानिक कर्तव्य और राजनीतिक प्रभाव के बीच की जो महीन रेखा है, उस पर बहस आज भी जारी है। सही बात है। हम आज भी ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां राज्यपाल के फैसलों पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक गतिशील संघीय व्यवस्था में क्या केवल कानूनी फैसले ही राजनीतिक सवालों को पूरी तरह से हल कर सकते हैं, या फिर इन कानूनी ढांचों के साथ साथ संवैधानिक नैतिकता और राजनीतिक शुचिता की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है।